नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। गजा में बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में इजराइल का मानवता के खिलाफ अपराध जारी है। नरसंहार के कृत्य जारी हैं। एक्ट ऑफ जेनोसाइड जारी है। भुखमरी को हथियार बनाकर गजा की पूरी आबादी को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में गजा की अब तक की तबाही पर बात करते हैं और साथ ही इस पर बात करते हैं कि क्या दुनिया मिलकर के इजराइल को झुका पाएगी या नहीं। सबसे पहले गजा को समझिए। गजा का इलाका 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और इजराइल के बीच किसी संकरी पट्टी की तरह फैला हुआ है। एक लिहाज से इसे समझिए तो यह दिल्ली के क्षेत्रफल से 4 गुना छोटा इलाका है। इतनी छोटी सी संकरी पट्टी में 7 अक्टूबर साल 2023 से पहले तकरीबन 23 लाख की आबादी रहती थी। मतलब जब इजराइल ने हमला शुरू किया था उससे पहले इस आबादी पर पिछले 19 महीने से ज़्यादा वक्त से इजराइल का लगातार हमला हो रहा है। बिल्डिंग, स्कूल, सड़क, अस्पताल सब कुछ तबाह हो गया है। फिलिस्तीन की बौद्धिक, सांस्कृतिक, भौतिक जो भी विरासत थी, फिलिस्तीन की जो कुछ भी पहचान थी, वह सब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जहां से स्मृतियां बनती थी वह भी खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर इतनी छोटी सी पट्टी पर जमीन और आसमान के जरिए लगातार हमले हो रहे हों तो अब तक वह किस हालात में पहुंच गया हो। जब हमले लगातार लगभग 20 महीने हो गए हों, एक दिन 2 दिन नहीं, लगातार 20 महीने से हमले हो रहे हैं। गजा की हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 54,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों फिलिस्तीनी तबाह हो चुके कंक्रीट के ढांचों में दबे होंगे। उनके शव पड़े होंगे जिनकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा 1,23,000 फिलिस्तीनी घायल हैं और अस्पताल का नामो निशान मिटा दिया गया है। बताइए वो किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। और गजा में रहने वाली सारी आबादी विस्थापित हो चुकी है। एक बार नहीं बल्कि कई बार। जहां भी वह सुरक्षा के लिए आश्रय ढूंढने जाते हैं, कुछ समय रुकते हैं, वहां पर फिर इजराइल का हमला हो जाता है। गजा में रहने वाले 23 लाख लोगों में से तकरीबन सभी अपने घर छोड़ चुके हैं। उनके आशियाने उजड़ चुके हैं। कई बार अपने रहने के वो ठिकाने बदल चुके हैं। ऐसा है फिलिस्तीन। पूरे गजा पर इजरायली मिलिट्री का कब्जा है। सिर्फ दक्षिणी गजा के कुछ हिस्सों को तथाकथित सेफ जोन बनाया गया है, जहां लाखों फिलिस्तीनी ठूसे हुए हैं। एक व्यक्ति को रहने के लिए एक सोफे से भी कम जगह मिली हुई है। अब सोचिए कितनी बड़ी तंगहाली वहां पर बस रही है। और इस तंगहाली की वजह से बीमारियों का फैलना स्वाभाविक है। भूखमरी हर तरफ पसरी हुई है। एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एक माँ आधी रोटी खाती है तो आधी सुबह के लिए बचा लेती है। पानी की कमी से सब जूझ रहे हैं और पानी मिलता भी है तो गंदा पानी, जो गाजा की आबादी को और भी ज़्यादा बीमार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसियां जो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, उन पर भी इजराइल का हमला हो रहा है। गजा की आबादी को राहत के लिए एक दिन में 600 ट्रक चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। 1945 से अब तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनमें यूएन के इतने कर्मचारी नहीं मरे जितने गजा में मर रहे हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कह रहा हूं, यह सब बता रहा हूं, अंतहीन पीड़ा सुना रहा हूं, उत्तरी गजा का आखिरी डायलिसिस सेंटर इजराइल ने तबाह कर दिया है। इस तरह से गजा में परेशानियों की अंतहीन कहानियां, अंतहीन पीड़ाएं चल रही हैं। 7 अक्टूबर साल 2023 के दिन फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोगों को बर्बर तरीके से, बहुत ही अमानवीय और क्रूर तरीके से मार दिया था, जिसकी सबने आलोचना की थी। इजराइल के 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इस बर्बर हमले के जवाब में इजराइल ने आत्मरक्षा की बजाय, आत्मरक्षा करने का हक सबको है, मगर इजराइल ने आत्मरक्षा की बजाय मानवता के खिलाफ ऐसा अपराध शुरू किया जो नरसंहार की कैटेगरी में आता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 7 अक्टूबर को जब बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर हमला शुरू किया था तो उसके 2 मकसद दिखाई देते हैं। पहला, हमास को
पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, और दूसरा अपने देश के नागरिकों को जो बंधक बनाए गए थे उन्हें छुड़ा लिया जाए। अब तकरीबन 20 महीने लगातार हमला करने के बावजूद भी इजराइल इन दोनों ही मकसद में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया है। हमास को तबाह करने के इरादे से उतरा इजराइल पूरे गजा को तबाह कर चुका है। अब भी हमास की हालत ऐसी है कि कई लड़ाकों और नेताओं के मरने के बावजूद भी वह इजराइल से लड़ रहा है, क्योंकि जो माहौल बन रहा है उस माहौल में नफरत ही पनपेगी और उस नफरत में कैडर तैयार हो रहे हैं। इजराइल की लड़ाई के खिलाफ कैडर तैयार हो रहे हैं। अब भी हमास के पास इजराइल के तकरीबन 58 बंधक हैं। जनवरी 2025 में हमास और इजराइल के बीच 3 फेज का 3 चरणों में सीज फायर करने की बात हुई थी। पहले चरण में हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को छोड़ा था और इजराइल को सौंपा था, और उसके बदले में इजराइल ने कुछ फिलिस्तीन के कैदियों को हमास को सौंपा था। यह पहला चरण अच्छे से बीता। दूसरे चरण में यह बात कही गई थी कि इजराइल अपनी सेना को गजा से वापस लौटाएगा, मगर इजराइल ने यह नहीं किया। उसने यह कोशिश भी नहीं की। तब हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा और उसके बाद फिर से बमबारी शुरू हुई, फिर से तबाही शुरू हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक अक्टूबर 2023 से चल रही इजराइल की अमानवीय कार्रवाई में अब तक 50,000 से ज्यादा बच्चे या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। मतलब वह जो इस दुनिया में आए, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, जो निर्दोष है, निहत्थे हैं, कोई जानकारी नहीं है इस दुनिया की सरहदों के बारे में, उन्हें मार दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ साथ इजराइल के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई नेता गजा को पूरी तरह से खत्म कर देने की बात कह चुके हैं। इजराइल की अमानवीय कार्रवाई, इजराइल के नेताओं की नरसंहार की बोली, फिलिस्तीनी लोगों की अंतहीन पीड़ाएं, अंतहीन परेशानियां और न्यायप्रिय लोगों के इजराइल के खिलाफ विरोध के चलते अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि यूरोप के जो देश, जो अपने आप को बहुत ज्यादा तरक्की पसंद देश कहते हैं, दुनिया जिनको विकसित राष्ट्र के तौर पर देखती है, जो इजराइल के मित्र देश थे, जो अब तक नौटंकी कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे, जो इजराइल के गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे भी अब इजराइल के खिलाफ बोलने लगे हैं। कहने लगे हैं कि इजराइल की कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी गजा के भुखमरी के संकट पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन जानबे करते हैं हथियार तो वहीं से आ रहा है। फिर से अमेरिका की अगुवाई में सीज फायर के प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। और देखिए, 96 लाख का ये मुल्क है इजराइल, 96 से 97 लाख आबादी है। बिना अमेरिका के ये कुछ भी नहीं कर सकता, पश्चिमी मुल्कों पर ये निर्भर है। अगर वो चाहते तो अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता, लेकिन पता नहीं नाटक चल रहा है या क्या चल रहा है, कोई दबाव ही नहीं पड़ रहा है। फिर से अब सीज फायर की बात चल रही है। द हिंदू के पत्रकार स्टॉनली जॉनी लिखते हैं कि गजा के भविष्य पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो रही है। इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरह सरेंडर कर दे, और हमास चाहता है कि इजरायली सेना गजा से पूरी तरह हट जाए। अगर इजराइल हटता है तो हमास फिर से ताकतवर हो सकता है, और अगर नहीं हटता है तो नरसंहार और भी ज्यादा बढ़ेगा। गजा का भविष्य भी धुंधला है। यह स्थिति है, और इस सारी स्थिति को अगर पश्चिमी देश और दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुल्क है और अमेरिका, यह सब इकट्ठा होकर के इजराइल पर दबाव डालें तो सब कुछ यह बदल सकता है, लेकिन वो दबाव नहीं डाल रहे हैं। इजरायली लेखक और कॉलमिनिस्ट गिडविन लेवी का द हिंदू पर इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में वह बताते हैं कि इजराइल कोई ऐसा देश नहीं है कि वह अपने आप बदल जाएगा। एक दिन सुबह बिछौने से उठेगा और उसे लगेगा कि वह फिलिस्तीन के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बर्बरता कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। यह तो होने वाला नहीं, यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह तभी हो पाएगा जब दुनिया के ताकतवर देश इजराइल पर दबाव डालेंगे, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट से अलग हटकर सोचेंगे। अमेरिका और यूरोप के देशों के केवल यह कहने भर से कि वे इजराइल की कार्रवाई पर आंख नहीं बंद करेंगे, उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, इजराइल का हमला नहीं रुकेगा। केवल कहने की जरूरत नहीं है, अब वक्त है कि इजराइल के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। भारत जैसा देश भी दुनिया में बहुत ज़्यादा अपनी आबादी की वजह से रसूख रखता है, लेकिन उसका भी आप रवैया देख ही रहे हैं कि वह कहां पर खड़ा है। इजराइल के साथ ही दिखता है। इजराइल अब भी काफ़ी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। अगर अमेरिका कोई ठोस कदम उठाता है
तो इजराइल को वैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जैसी चुनौतियां उसके सामने अब तक नहीं खड़ी हुई हैं। गिडविन लेवी बताते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के संबंध में 2 नेशन सॉल्यूशन सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा समाधान है। जब 2 समुदाय एक ही जमीन के लिए लड़ रहे हों तो दोनों को अपने फैसले खुद लेने का हक मिलना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जमीन को बांटकर 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बनाए जाने की जो कोई भी वकालत करता है वह गलत नहीं है। मगर यहां पर दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिन्हें फिलिस्तीन का क्षेत्र माना जाता है, उन क्षेत्रों के कुछ इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया है, जैसे कि ईस्ट यरूशलेम का कब्जा किया हुआ इलाका और वेस्ट बैंक का इलाका। यहां पर इजराइल ने बहुत लंबे समय से बस्तियां बना करके यहूदियों को बसाने का काम किया है। पूर्वी यरूशलेम में, ईस्ट यरूशलेम में 7 लाख यहूदी बसे हैं। इनमें से ज्यादातर कट्टर हैं, कुछ हिंसक भी हैं। ये इजराइल में सबसे ताकतवर राजनीतिक समूह हैं। इन्हें हटाए बिना फिलिस्तीन देश बनना असंभव है। एक स्वतंत्र राष्ट्र और बनना असंभव है और इतने लोगों को हटाना नामुमकिन लगता है। इससे गृह युद्ध भी हो सकता है। इसीलिए अंत में बहुत सोचने समझने के बाद भी यही निष्कर्ष निकलता है कि एक राष्ट्र बने जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चले, जो सार्वभौमिक मूल्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, उस पर चले। एक लोकतंत्र बने जिसमें सबके पास एक वोट देने का हक हो और हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए वहां की सरकार और शासन प्रशासन कोशिश करे। लेकिन यह अभी भी आदर्श ही है। समय बताएगा कि आगे जाकर के इजराइल और फिलिस्तीन और गजा की तबाही जो हो रही है उसका निदान क्या निकलता है। 7 अक्टूबर साल 2023 की दर्दनाक घटना के बाद इजराइल के नागरिक ऐसा सोचने लगे हैं कि उन्हें नैतिक तौर पर फिलिस्तीन की तबाही का अधिकार मिल गया है। फिलिस्तीन की हालत पर जो सहानुभूति जताते थे, इजराइल में जो फिलिस्तीन के लिए पीस कैंप मौजूद थे, वे भी अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मौजूदा वक्त में इजराइल का माहौल ऐसा है कि अगर किसी ने गजा में चल रही बमबारी के खिलाफ इजराइल को दोषी ठहराया, इजराइल के सरकार को गुनाहगार कहा, नरसंहारी कहा, तो उसे गद्दार और यहूदी विरोधी मान लिया जाता है। इजराइल की बहुत बड़ी आबादी की जो मानसिक स्थिति है, ऐसी लगती है जैसे फिलिस्तीन के प्रति, गजा में रहने वाले लोगों के प्रति उनके भीतर मानवता की भावना खत्म हो गई है। तो यह थी गजा में नरसंहार की अब तक की कहानी, जो हर दिन गहराती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दुनिया इजराइल को रोक पाती है या नहीं। शुक्रिया।